हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सी आर राम आइए। स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। तो आज हम देखने वाले हैं 20 एंड 21 अगस्त के करंट अफेयर्स को। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से परसों वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो उसको हम आज के सेशन में इंक्लूड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिस्ट आउट किए गए हैं। पहला क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। इसको देखेंगे क्या है ये। इसके रिगार्डिंग छोटा सा एक रिपोर्ट आया है, उसमें इसको मेंशन किया गया है। दूसरा कहता है इंडिया चाइना का 75 ईयर्स का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पूरा हुआ है, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। इसमें नालंदा का इंपॉर्टेंस क्या रहा है हिस्टोरिकली, उसको बताया गया है। नेक्स्ट है देखिए, डेरोजियो इफेक्ट। तो ये बेसिकली हम जानते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो डेरोजियन मूवमेंट एक हुआ था, यंग बंगाल मूवमेंट भी कहते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। फिर है फोर्थ नंबर, देखिए अफ्रीकाज ऑब्जेक्शंस टू वर्ल्ड मैप। एक सर्टेन काइंड ऑफ वर्ल्ड मैप है जिसको हम मर्केटर वर्ल्ड मैप कहते हैं, उसको समझेंगे वो क्या होता है। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग ब्रेन ईटिंग अमीबा 130th अमेंडमेंट बिल। चॉकलेट को फर्मेंट कैसे करते हैं, फर्मेंटेशन देखिए लगातार न्यूज़ में है, सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, उसको देखेंगे। एक टर्म देखिए कहता है मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स, क्या होते हैं उनको समझेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो रिगार्डिंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि इसकी जो जनसंख्या है इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, वो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में अच्छे से इंक्रीज़ कर रही है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसे भी ये जो स्पीशीज़ है इसका स्टेटस क्या है IUCN का, तो लीस्ट कंसर्न, वैसे भी कोई चिंताजनक बात नहीं है। सिंपल सा रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि इसका पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम देखेंगे जो हमारे लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है उनके लिए। देखिए यहाँ देखते हैं, देखिए इसमें चर्चा करी गई है रिगार्डिंग सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम जानते हैं जो प्रॉपर डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वो 2 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, बांग्लादेश एंड इंडिया। इंडियन पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम हमने रखा है सुंदरबन मतलब वो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं उसको। वो एक रामसर साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये वेस्ट बंगाल में बेसिकली सिचुएटेड है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एक शब्द दिया गया था हाइपर कार्निवोरस। इसमें कहा गया है जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, स्पेशली जो सॉल्ट वाटर वाले क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो हाइपर कार्निवोरस होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए जिनका डाइट में 70% से ज़्यादा मीट कंटेंट होता है, नॉनवेज कंटेंट होता है, उनको हम कहते हैं हाइपर कार्निवोर्स। ओके, तो ये एक्टिव मतलब हंटिंग से भी शिकार, मतलब शिकार करके भी खाते हैं, स्कैवेंजिंग भी करते हैं। जो डेड बॉडीज़ होते हैं, जो ऑलरेडी मर चुके होते हैं, जो सड़ रहे होते हैं, उनको भी ये खाते हैं। तो ये एक्टिव प्रेडेशन, हंटिंग भी करते हैं, स्कैवेंजिंग भी करते हैं। देखिए कुछ हम फैक्ट्स देखेंगे रिगार्डिंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल में बताया गया था कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, मतलब जो मेजर, बाकी जगह भी है बट मेजर जो एरियाज़ हैं वो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, और अंडमान निकोबार का कोस्टल एरियाज़। तो एक देखिए नेशनल पार्क है भिटारकनिका नेशनल पार्क, इसको देख लीजिएगा अच्छे से एक बार, क्योंकि पहले भी न्यूज़ में रह चुका है। तो ये जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में है, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो क्रोकोडाइल्स हैं सॉल्ट वाटर वाले, वो यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को हम एस्चुरिन क्रोकोडाइल्स भी कहते हैं, इंडो पैसिफिक क्रोकोडाइल्स भी कहते हैं। चलिए हाँ, एक देखिए छोटा सा फैक्ट कहता है कि फीमेल्स आर मच स्मॉलर, मतलब जो साइज़ की बात करी जाए, जो फीमेल्स होती हैं काफ़ी छोटी साइज़ की होती हैं इसमें, और जो जितने भी रेप्टाइल्स दुनिया में हैं उनमें से जो लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है वो क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इसका टाइटल देखिए क्या है, ब्रेकिंग डाउन द चाइनीज़ वॉल। तो ये कंटेक्स्ट इसका ये है कि हमने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन में 75 साल हमारे पूरे हो गए। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल में बताया गया है किस प्रकार से चाइना से हमारा रिश्ता नया नहीं है, काफ़ी एंशियंट समय से, जब नालंदा विश्वविद्यालय अपने एक्चुअल एग्जिस्टेंस में था तब से अभी तक हमारा रिश्ता मतलब एक डिप्लोमेटिकली हम बनाते आ रहे हैं। तो इसमें कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ नालंदा, नालंदा का क्या रोल रहा है भारत, एंशियंट इंडिया का एंशियंट चाइना से एक संपर्क स्थापित करने में। देखिए कंटेक्स्ट दिया गया है, चाइना इंडिया कमेमोरेट्स 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, सिंपल सा न्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पहले देखते हैं कुछ फैक्ट्स को हम, फिर आर्टिकल पे आते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे चर्चा करी गई है 3 चाइनीज़ ट्रैवलर्स के बारे में, उसको थोड़ा देखेंगे हम। पहला है फाहियान। ठीक है, फाहियान के बारे में लिखा गया है। तो फाहियान जो है हम जानते हैं चंद्रगुप्त टू के समय में इंडिया में आए थे,
ओके। इनका ट्रैवलॉग, जो ये ट्रैवल किए, जो घूमे, उनको उसको उन्होंने एक अच्छे से लिखा है कहीं पे, उसको ट्रैवलॉग कहते हैं। उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। उसका नाम क्या है? रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। तो फाहियान जहाँ जहाँ भी ट्रैवल किए हैं उनको उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है। इसका नाम उस बुक का क्या है? रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। तो ये बेसिकली सोशियो रिलीजियस लाइफ के बारे में है। इंडिया के संदर्भ में बात की जाए तो जो गुप्ता एरा था ना, उसमें लोग रहते कैसे थे, हर एक चीज़ को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। सेकंड देखिए, बात करी गई है हुएन सैंग की। हुएन सैंग ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर ही थे। ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। ये कुछ हम देखिए यहाँ पे हम बस मोटा मोटा फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि चाइना के साथ हमारे 75 साल पूरे हो गए डिप्लोमेटिकली, तो आपको हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से डीपली कवर करने की ज़रूरत है। तो ये तो मोटे कुछ फैक्ट्स हो गए, आपको एनसीईआरटी से, बेसिक बुक से इसको अच्छे से कवर करना है। तो हुएन सैंग कब आए थे? ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। उनका जो मेमोयर है, उन्होंने किसमें अपने सारे संस्मरणों को कलेक्ट करके लिखा है? तो ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स। ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स, ठीक है, ये नाम है उनके बुक की। इसमें रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल हर तरह के एस्पेक्ट्स की चर्चा करी गई है जहाँ भी वो गए हैं घूमने। 16 साल एक फैक्ट है, मतलब वो घूमे हैं, ट्रैवल किए हैं, और सिल्क रूट के माध्यम से उन्होंने ट्रैवल करा है। और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एट नालंदा, ठीक है। ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, जो भी बुद्धिस्ट के जो स्क्रिप्चर्स क्या है, जैसे जो भी लिखे रहते हैं यहाँ पे, उनके कुछ श्लोक हो गए, कुछ वचन हो गए, उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया है नालंदा में बैठ के, ठीक है। अब इत्सिंग भी कौन है? चाइनीज़ ट्रैवलर हैं। 7th सेंचुरी के आसपास ये आते हैं, जब चालुक्यास एंड पल्लवास डेक्कन में रूल कर रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये इन्होंने बेसिकली फोकस किस पे किया है? तो जो मॉन्क्स होते हैं, जो भिक्षु जिसको कहते हैं, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं, उनका डेली रूटीन कैसा होता है, जो मोनास्टिक ऑर्डर क्या है, क्या उनकी जीवन शैली क्या है, उस पर उन्होंने फोकस किया है। तो हमने यहाँ देखा था जो फाहियान है उनका फोकस कहाँ था? गुप्ता एरा के सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे, कि लोग कैसे रहते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं कि नहीं। यहाँ पे अगर हुएन सैंग की बात की जाए तो पॉलिटिकल, कल्चर, मतलब एक ओवरऑल उन्होंने एक दायरा दिखाया है। इत्सिंग की बात की जाए, उनका फोकस कहाँ था? तो बेसिकली मॉन्क्स के डेली रूटीन कैसी है, उनकी जीवन शैली क्या है, वो किस ऑर्डर में रहते हैं, उसको बताया गया है। और सबसे देखिए कॉमन बात, ये तो बहुत लोगों को पता भी होगा, बट नोट करने वाली बात ये है कि ऑल 3 चाइनीज़ ट्रैवलर्स, जो जितने भी इत्सिंग, हुएन सैंग, फाहियान जो भी हैं, उन तीनों ने नालंदा को विजिट किया है। सिंपल सा फैक्ट है, एग्जाम में कन्फ्यूजन इससे आ सकता है। अब देखिए एक श्लोक दिया गया है, इसको अपने मेंस में हम डाल सकते हैं। एक तो देखिए फ्रेज है, एक फ्रेज कहता है कि नालंदा रिमाइंड्स अस दैट डिसएग्रीमेंट डज नॉट हैव टू बी मीन डिसएंगेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप क्वेश्चन अगर देता है मेंस में रिगार्डिंग इंडो चाइना रिलेशंस, तो आप इसको डाल सकते हैं सेंटेंस को एज इट इज़, कि नालंदा, भाई उस टाइम भी तो ऐसा तो नहीं कि जो हमारे इंडिया में जो चीज़ें चल रही हैं उनसे चाइना अग्री करता हो, उस टाइम भी कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट रहे होंगे, बट कहता है कि डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम साथ में इंगेज ही ना करें, कल्चरली हो, एजुकेशनली हो, तो बातचीत, इंगेजमेंट वो ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक देखिए नाम दिया गया है शीलभद्र। उन्होंने क्या किया था? टॉट द चाइनीज़ मॉन्क हुएन सैंग शोड द लर्निंग कुड ऑल्सो बी फॉर्म ऑफ। देखिए तो बेसिकली ध्यान रखना है, शीलभद्र जो हैं उन्होंने हुएन सैंग को पढ़ाया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, अदर फैक्ट्स काफ़ी सिंपल दे देगा जो बुक्स में दिया गया है, लेकिन एक फैक्ट उसमें ऐसा डाल देगा स्टेटमेंट में जो कन्फ्यूज़न कर देगा। तो शीलभद्र कौन थे? ये स्कॉलर थे जिन्होंने हुएन सैंग को वहाँ पे नालंदा में कुछ पढ़ाया था। एग्जाम्पल दे रहा है किस प्रकार से डिप्लोमेसी एक पढ़ाई के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से भी आ सकती है। एक देखिए कुछ श्लोक यहाँ पे देखिए दिए गए थे, ये देखिएगा, यहाँ पे इस पे फोकस करिए, इस पैराग्राफ पे कहता है, यहाँ देखिएगा, आ नो भद्र क्रतवो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। इसका मतलब है, कहता है बेसिक जो हमारा आइडिया है वसुधैव कुटुंबकम का, वर्ल्ड एज वन फैमिली, ये वाले आइडिया, और एक ये जो आइडिया है आ नो भद्र क्रतवो यंतु विश्ववत, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। इसमें कहता है कि नालंदा है ना, वो सिर्फ एक पढ़ाई की जगह नहीं थी, वो एक आदमी को इंटरनली काफ़ी बदल देता था वहाँ पे, ठीक है। फिलॉसफी है, इंटेलेक्चुअल डिप्लोमेसी है,
हर चीज़ वो एक काइंड ऑफ वो सोर्स था, ठीक है। कहता है इसमें कि नालंदा सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं था पढ़ाई लिखाई का, वो एक सोर्स ऑफ एजुकेशनल डिप्लोमेसी था, एक सोर्स ऑफ फिलोसॉफिकल एक्सचेंजेस था, बता रहा है इसमें। तो जो ये जो फ्रेज़ दिया गया, कहता है कि अभी जो हम करंट में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो उस टाइम पे भी ये जो श्लोक दिया गया, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, उस टाइम भी ये बातें करी जाती थी। तो समय बदला है, टेक्नोलॉजीज़ बदली हैं, लेकिन बेस में कह रहा है यहाँ पे कि हमें इस प्रिंसिपल को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर हम डिसएग्री करते हैं किसी कंट्री के साथ तो झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, हम एक कोशिश करते रहनी चाहिए, एक एंगेजमेंट बनाने की, उसको इंक्रीज़ करने की, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिगार्डिंग डेरोजियो इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न हिस्ट्री, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। तो इसमें बेसिकली बताया क्या गया है, जो डेरोजियंस थे, जो फॉलोअर्स ऑफ मिस्टर डेरोजियो थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया को शेप करने में, इंडिया की विचारधारा को बनाने में। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा, कहता है कि डेरोजियो, उनका पूरा नाम क्या था, हेनरी डेरोजियो, ठीक है। ये 17 साल की उम्र में क्या बन जाते हैं, लेक्चरर एट हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में था, हम देखेंगे किसने इसको स्टैब्लिश किया। तो 17 साल की उम्र में ये लेक्चरर बन जाते हैं। ये बेसिकली क्या थे, एंग्लो पोर्चुगीज़ पोएट। जो डेरोजियो थे, मिस्टर डेरोजियो थे, वो बेसिकली एंग्लो पोर्चुगीज़ पोएट थे। ये किसी को, आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बुक्स में दिया नहीं हुआ है चीज़। तो ही वॉज अ पोएट। उनकी दो बेसिक कलेक्शंस हैं इंग्लिश में पोएम्स की। पहला कहता है कि पोएम्स, फर्स्ट क्या है पोएम्स, मतलब नाम उसका पोएम्स ही है कलेक्शन का। दूसरा कहता है फ़कीर ऑफ जंगीरा मेट्रिकल टेल। इसमें बेसिकली ध्यान रखना में ये है कि जो मिस्टर डेरोजियो थे वो जहाँ पे उनको हम जानते हैं कि वो यंग बंगाल मूवमेंट हो गया, काफ़ी एक रेडिकल मानसिकता के व्यक्ति थे, लेकिन उनके बारे में बहुत लोग कम लोग जानते हैं। वो बेसिकली एक पोएट थे जिनका दो कलेक्शन है पोएम का इंग्लिश भाषा में। पहला नाम है पोएम्स, दूसरा नाम है फ़कीर ऑफ जंगीरा मेट्रिकल टेल, ठीक है। एग्जाम में दे सकता है ये। अब देखिए यहाँ पे कहता है 1831 में क्या होता है, उनको कॉलेज से डिसमिस कर दिया जाता है, लेक्चरर के पोस्ट से हटा दिया जाता है। क्या कारण बताया जाता है, प्रोपेगेटिंग एथेइज्म, मतलब वो नास्तिकता को प्रमोट करने, ऐसा कह के हटा दिया जाता है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर हाँ, कॉलेज से हटने के कुछ मंथ्स के बाद ही ड्यू टू कॉलेरा की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। एग्ज़ाम में दे देगा कि उनकी मृत्यु फांसी की वजह से हुई, किसी और कारण से नहीं। तो उनकी डेथ क्यों होती है, ड्यू टू कॉलेरा। तो उनके डेथ के बाद भी जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो फॉलोअर्स थे, जिनको हम डेरोजियंस कहते हैं, वो उनकी विचारधारा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन के मामले में यहाँ देखेंगे हम। अच्छा हाँ, हम जानते हैं ना कि जो लोग जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने एक मूवमेंट करी थी, यंग बंगाल मूवमेंट, हम जानते हैं। तो यंग बंगाल, उसी के बारे में, यंग बंगाल ग्रुप जो है डेरोजियंस को ही कहा जाता था, ठीक है। यहाँ कुछ देखिए फैक्ट्स देखते हैं हम। ये देखिए कहता है फर्स्ट यहाँ पे कि द हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना किसने करी थी 1817 में, बाई राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर, कुछ अन्य लोग भी थे। ये बेसिकली कहता है कि फर्स्ट कॉलेज था भारत में जहाँ पे कि मॉडर्न एजुकेशन को दिया जाता था। और इसका ये तो एक मोटा मोटा सेंस हो गया, बेसिक इसका क्या एम था ना, जो इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि जिस प्रकार की शिक्षा जो इंग्लिश, जो अंग्रेज जेंटलमैन थे उनको दिया जाता था, सेम एजुकेशन इंडियंस को देने के लिए इस कॉलेज को वहाँ पे ओपन किया गया था, ठीक है। मॉडर्न लर्निंग, ओके। अब देखिए एक नाम दिया गया है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये बेसिकली इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है। मॉडर्न सेंस में पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि जो यंग बंगाल ग्रुप थे, मतलब जो डेरोजियंस थे, उन्होंने बनाई थी किसकी मदद से, जॉर्ज थॉमसन की मदद से, ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे कहता है, एक नाम दिया गया है यहाँ पे कि किस किस चीज़ फर्स्ट थे वो। तो फर्स्ट हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने में फर्स्ट थे। और कहता है कि अर्लीस्ट एडवोकेट्स ऑफ रिफॉर्म्स, जो संवैधानिक रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, धीरे धीरे बाद में भी हमने की, आज़ादी के टाइम तक अभी भी करते हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले कौन थे कि एक लॉ, एक बुक होनी चाहिए, इसमें सब लॉ दिया गया हो, उसको किस तरह से हम रिफॉर्म कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो संवैधानिक जो रिफॉर्म्स होते हैं उसकी बात सबसे पहले किसने करी थी, डेरोजियंस ने, जो फॉलोअर्स थे डेरोजियो के। अब कहता है कि लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स, अभी हम देखते हैं लेफ्ट राइट सेंटर कुछ कैटेगरीज हैं। तो इसमें कहता है कि लेफ्टिस्ट जो विचारधारा है, इसके जनक किसको कहा जाता है, डेरोजियो को, ठीक है। अब देखिए
एक नाम दिया गया है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, इसमें इसका जिक्र किया गया है। तो इसको बनाया क्यों गया था? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये जो एरिया था इसको मैप करने के लिए। तो इसी के आधार पर ना, इसी मैपिंग के आधार पर हम जानते हैं जो माउंट एवरेस्ट है उसको उसका नाम दिया गया था, उसको बताया गया था। ठीक है, एक देखिए और नाम आता है यहाँ पे एंड्रयू स्कॉट वॉग। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है, ये भारत के सर्वेयर जनरल थे जो काम करते थे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में अंडर जॉर्ज एवरेस्ट। तो वॉग ने, वो जिसके अंदर वो काम करते थे, मतलब जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रख दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए एक नाम है जॉन की, हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। उन्होंने लिखा है ग्रेट आर्क द ड्रामेटिक टेल ऑफ हाउ इंडिया वॉज मैप्ड एंड एवरेस्ट वॉज नेम्ड। ये बुक किसने लिखी है? जॉन की ने। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट रेडिकल्स किसको कहा जाता है? डेरोजियंस को, जो उनके फॉलोअर्स थे। तो इंडियाज़ फर्स्ट रेडिकल्स उनको कहा जाता है। अब यहाँ देखिएगा पीक 15, जब तक एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट नहीं पड़ा था तब तक उसको पीक 15 कहते थे। इसमें कुछ कंट्रोवर्सी दी गई है कि इंडिया ने कहा कि ये नाम रखो, तिब्बत ने कहा ये नाम रखो, लेकिन बाद में अल्टीमेटली क्या होता है कि जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम रख दिया जाता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? कॉन्टिनेंट लुक स्मॉलर। एक ना अफ्रीका जो है उसने आपत्ति दर्ज कराई है, एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि जो मर्केटर का वर्ल्ड मैप है, जो मर्केटर के द्वारा दिया गया था 16वीं सेंचुरी के आसपास, उसमें अफ्रीका का जो एक्चुअल साइज़ है ना उस कॉन्टिनेंट का, उसको छोटा दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको बोला गया है कि इसको डिस्कार्ड धीरे धीरे करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब वर्ल्ड मैप सिर्फ मर्केटर का ही आता है, काफ़ी अलग भी है, बट स्पेशली यहाँ इसकी बात की जा रही है। देखिए, तो देखते हैं है क्या, ये मुद्दा क्या है। तो यहाँ देखिएगा अफ्रीकन यूनियन, इस पर ध्यान दीजिएगा। अफ्रीकन यूनियन जो है उसने एक कैंपेन को स्टार्ट किया है कि 16वीं सेंचुरी में मर्केटर मैप आया था, एक वर्ल्ड मैप का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि कौन सा कंट्री कहाँ है, ताकि जो नेविगेटर्स हैं हमारे उनको जाने में आसानी हो। ठीक है, तो उस मैप को अभी तक हम मतलब अभी यूज़ करते हैं। इवन गूगल मैप पे देखोगे तो मर्केटर वेब ऐसे करके मैप दिखाता है, बट काफ़ी इसमें चेंजेस किए गए हैं। लेकिन अफ्रीका इस ओरिजिनल फॉर्म की बात कर रहा है, क्योंकि उसको एक आइडियोलॉजिकली लगता है कि अफ्रीका को ना मतलब नीचा दिखाया जा रहा है इस तरह से, क्योंकि उसका कहता है कि साइज़ हमारे इस कॉन्टिनेंट का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसको मैप में कंपेरेटिवली स्मॉलर दिखाया जाता है। अगर नॉर्थ अमेरिका से कंपेयर कर लें, इवन ग्रीनलैंड से कंपेयर कर लें, उससे भी स्मॉलर इसको दिखाया जाता है। अब देखिए, मैं कहता है कि मोर एक्यूरेटली डिपिक्ट्स अफ्रीका साइज। कह रहा है कि आप लोग अभी तक इस मैप को फॉलो करते हो, फुल्ली नहीं बट करते हो, तो इसमें अफ्रीका के साइज़ को उस एक्सटेंट तक नहीं दिखाया जाता है जितना इसका है, इसलिए काइंडली इसको आप डिस्कार्ड करो। अब देखो यहाँ देखिए बताइए है क्या ये। तो एक नाम था जेरार्डस मर्केटर, जेरार्डस, थोड़ा सा इलाज कर लेते हैं। हाँ, जेरार्डस मर्केटर 1512 to 94 इनका पीरियड है। तो इनका नाम था जेरार्डस मर्केटर, ये मैथमेटिशियन थे, इनग्रेवर वगैरह जो भी थे। तो इसमें कहता है कि 1569 में इन्होंने क्या किया कि एक मैप के मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मैप को लाया, जिसमें हर कंट्री के बारे में बताया गया था ताकि नेविगेटर्स को आसानी हो नेविगेट करने में। अब देखिए यहाँ देखिएगा, तो उनका जो एक प्रोजेक्शन था ना कि अर्थ क्या है, ये तो हम जानते हैं नियर स्फेरिकल होता है ना अर्थ का शेप, बट उनका कॉन्सेप्ट ऐसा था सिलिंड्रिकल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मर्केटर जो उन्होंने प्रोजेक्ट जो सोचा था उन्होंने, उनका जो एक कह सकते हैं इमेजिनेशन था, अकॉर्डिंग टू मर्केटर अर्थ का जो शेप है वो नियर सिलिंड्रिकल है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा मैप बनाया जिसमें क्या था, ग्रिड पैटर्न था। ग्रिड मतलब ये ऐसे ऐसे वाला पैटर्न, ग्रिड पैटर्न था। ठीक है, इसमें कहता है कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स दोनों उसमें थे। ओके, कहता है लॉन्गिट्यूड्स वेयर इवनली स्पेस्ड। अभी देखिए कह रहा है कि लॉन्गिट्यूड्स जो थे ना उनको इवनली, मतलब जितना गैप इसके बीच में होगा उतना ही गैप इसके बीच में होगा, तो लॉन्गिट्यूड्स को इवनली पेश किया गया था। बट डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स इंक्रीज्ड अवे फ्रॉम इक्वेटर। आपको कुछ उल्टा नहीं लग रहा है? ये जो हम बेसिकली पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उसमें हमने देखा है कि अर्थ है, ये लॉन्गिट्यूड्स ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं,
तो इनका साइज, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, बट लॉन्गिट्यूड्स का हम जानते हैं कि डिस्टेंस घटते रहता है। बट इन्होंने क्या किया था कि लॉन्गिट्यूड्स को इवनली स्पेस कर दिया था कि एक जो लॉन्गिट्यूड है इसके बीच में डिस्टेंस है ये इक्वल रहने वाला है। बट जब बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे जैसे लैटिट्यूड्स हमारे इक्वेटर से दूर जाएंगे उनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। जो डिस्टेंस बिटवीन दो लैटिट्यूड्स है वो जैसे जैसे हम पोल की तरफ आएंगे ना वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, जिससे देखिए क्या होता है यहाँ पे कि वैसे कॉन्टिनेंट्स जो, एक सेकेंड देखिए उससे क्या हुआ, यहाँ देखिएगा कहता है कि इससे फ़ायदा तो बहुत हुआ, एक कॉन्सेप्ट हमें एक दिशा मिली, इससे धीरे धीरे हम जो हमारे नेविगेटर्स थे वो आगे बढ़ना स्टार्ट किए। बट दिक्कत देखिए कहाँ जाती है कि व्हेन मर्केटर डिस्प्लेड द नियर स्फेरिकल अर्थ हैज रेक्टेंगल ऑन अ फ्लैट सरफेस, मतलब नियर सिलेंड्रिकल उनका जो अप्रोच था उन्होंने उसको दिखाया उस पर, तो इक्वेटर को सेंटर पे था, बट इट लेफ्ट लार्ज कंफ्यूजिंग गैप्स नियर द पोल्स। इसमें कह रहा है कि चूँकि उन्होंने अर्थ जो नियर स्फेरिकल है उसको इस आधार पे दिखाया, सिलेंड्रिकल बेस पे दिखाया, जिससे कि ठीक है जो बीच की जो यहाँ की चीज़ें हैं ना वो ठीक थी, बट जब पोल की बात आती है तो यहाँ पे काफ़ी गैप्स दिख रहे थे, यहाँ पे काफ़ी गैप्स थे जिसको फुलफिल नहीं हम कर पा रहे थे कि क्यों ऐसा गैप है। उन्होंने फिर क्या किया कि स्ट्रेच आउट द नॉर्दर्न एंड सदर्न एंड्स ऑफ ग्लोब टू फिल देम। कहता है कि उन्होंने वही कहता है कि जो लैटिट्यूड्स है ना इनके बीच का डिस्टेंस जो गैप है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगी पोल वाइज। मतलब क्या है कि ये इक्वेटर है, अकॉर्डिंग टू मर्केटर अप्रोच इक्वेटर है, देखिएगा लैटिट्यूड्स है, इसके बीच में इतना गैप है, ये धीरे 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 बढ़ते जाएगा पोल वाइज। तो उन्होंने उस कन्फ्यूजन को, उस गैप को दूर करने के लिए क्या किया कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दिया नियर पोल्स। उससे देखिए क्या हुआ कि एरियाज क्लोजर टू पोल्स लाइक कनाडा है, रशिया है, यूएस वगैरह है, अपीयर बिगर दैन दे आर, एंड अफ्रीका जो कि इक्वेटर के आसपास है लुक्स स्मॉलर दैन इट इज़। समझ में आ रही होगी बात कि मर्केटर ने क्या किया, अपने मैप के प्रोजेक्शन में धरती को सिलेंड्रिकल प्लेटफॉर्म पे दिखाया। इक्वेटर वाले एरिया तो ओके था, बट जब पोल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें थी, समझ में उनको नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या किया कि लॉन्गिट्यूड्स को इक्वल डिस्टेंस पे दिखाया। लैटिट्यूड्स की बात अगर करते हैं तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा अप्रोच लिया कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जो गैप है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स है वो धीरे धीरे पोल वाइज बढ़ता जाएगा, जिससे कि जो एरियाज हमारे पोलर जो पोल से मतलब सटे हुए हैं उस कड़ी में, लाइक यूएस है, कनाडा वगैरह है, वो अपने एक्चुअल साइज से बड़े अपीयर होके मैप पे दिखने लगे। अफ्रीका का एग्जांपल दे रहा है, जो इक्वेटर के आसपास है वो स्मॉलर देन इट्स एक्चुअल साइज, ठीक है, वैसा दिखने लगा। ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया जो है वो कहता है कि ग्रीनलैंड जो डियर कॉन्गो वगैरह है उससे मतलब उसके साइज़ के बराबर भारत को दिखाया जाने लगा, ठीक है। तो वही कहता है कि जो भी कंट्रीज़ पोल में रहेंगी, पोलर एरियाज़ में हैं, क्योंकि वहाँ के लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया था, तो वहाँ वाले जो कंट्रीज़ हैं उनका साइज़ थोड़ा हमें बड़ा दिखेगा। नियर जो इक्वेटर है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, उनका साइज़ थोड़ा स्मॉलर दिखेगा। तो अफ्रीका का ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करो कि धीरे धीरे इस चीज़ को कोई नया तरीका लेके आओ मैप करने का। तो मैपिंग के और भी तरीके हैं, लेकिन अफ्रीका को इस चीज़ से दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा करी गई है। ऐसा मत समझिएगा कि मैपिंग अभी भी उसी आधार पे करते हैं, नहीं, काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ गई हैं। इवन गूगल मैप को देखोगे आप, उसमें देखोगे वेब मर्केटर करके एक सोर्स लिखा रहता है, लेकिन वो अलग है, उसमें काफ़ी एडेप्टेशंस किए जा चुके हैं मॉडर्न डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कहता है एक स्वीडिश चर्च की बात कर रहा है, ठीक है, जिसको ऑन द व्हील्स क्या किया गया, मूव किया गया है। तो एक जगह है किरूना, स्वीडन में है, जहाँ पे माइंस की जो एक्टिविटी है ना, मतलब माइंस धीरे धीरे काफ़ी खुद से मतलब बढ़ता चला जा रहा है वो, जिससे कि काफ़ी गैप बनते चला जा रहा है। और ऐसा अंदाज़ा किया जा रहा है कि माइंस के बढ़ते हुए साइज़ के कारण जो सिटी है, किरूना नाम का जो जगह है, वो धीरे धीरे उस माइन में समा जाएगा। तो उसके आसपास के जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उनको ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ से मूव करें हम, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्ट्स को देखेंगे हम, यहाँ देखिएगा कहता है किरूना चर्च कहाँ है, सबसे पहली बात स्वीडन में, कहाँ है, स्वीडन, ठीक है। इसको किरूना कायरका भी कहते हैं, ओके। हाँ, किरूना जो जगह है स्वीडन में, वहाँ पे कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड क्या है, आयरन ओर माइन है। यहाँ बात करें अंडरग्राउंड की, ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड आयरन ओर माइन कहाँ है, किरूना में। किरूना कहाँ है, स्वीडन में। अब देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, किरूना
स्वीडन्स नॉर्दर्न मोस्ट टाउन, फैक्ट है ये, प्रीलिम्स के लिए समझ में आ रहा है। कहता है कि 200 किलोमीटर्स अबव द आर्कटिक सर्कल। अबव का मतलब क्या है कि जो हमारा आर्कटिक सर्कल है ना 66.5 डिग्री वाला जो है, उसके लिए कहता है कि उससे 200 किलोमीटर और वो पोलवर्ड्स है, मतलब ये अर्थ है, सपोज करिए आर्कटिक सर्कल है हमारा, ठीक है। तो जो किरूना है ये यहाँ पे सब मतलब एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ है, तो आर्कटिक सर्कल से जो किरूना की डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, मतलब और पोल के तरफ है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जिसमें एक नाम दिया गया सामी इंडिजीनियस पीपल, तो ऐसे प्रीलिम्स में फैक्ट्स दे देता है। तो सामी पीपल कहाँ रहते हैं ऐसे लोग, तो स्वीडन के किरूना वाले क्षेत्र में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है जो माइन है किरूना का, उसको 1910 में मतलब उसको डिस्कवर किया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो चर्च है ना वो नियो गॉथिक स्टाइल का है, नियो गॉथिक स्टाइल। एक देखिए फैक्ट यहाँ बता रहा है, यहाँ देखिएगा इस एक लाइन दिया गया स्वीडिश किंग जो भी नाम है, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे मोनार्की चलती है, एकदम चलती है। अब देखिए तो वाई इज़ फेमस, कहता है किरूना जो है वो फेमस क्यों है, तो नोन फॉर मिडनाइट सन नॉर्दर्न लाइट्स किरूना एंड सराउंडिंग एरिया इज़ अ मेजर ड्रॉ ईयर राउंड ऑफ। कहता है कि जो स्वीडन है ना वहाँ बेसिकली ये जो एरिया है रिगार्डिंग किरूना ये बहुत फेमस है, मिडनाइट सन नॉर्दर्न लाइट्स के लिए फेमस है ये। और देखिए एक शब्द दिया गया लैपलैंड, लैपलैंड देखिए यहाँ पे नाम दिया गया स्वीडिश लैपलैंड। लैपलैंड क्या होता है उसको समझेंगे हम, ऑरोरा क्या होता है उसको समझेंगे। एक देखिए नाम दिया गया है केबन केज, एक नाम है, ये बेसिकली माउंटेन है जो नॉर्डिक कंट्रीज़ में सबसे ऊंचा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। नॉर्डिक क्या होता है इसको भी देखेंगे हम। तो हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं स्वीडन की तो वहाँ पे किरूना टाउन जो उसका नॉर्दर्न मोस्ट टाउन है, जहाँ पे कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड आयरन और माइन है, जो कि माइन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जो क्षेत्र किरूना का इसको धीरे धीरे वो इनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ से जो इंफ्रा है उसको हटा रहे हैं हम, ठीक है। और देखा हमने कि फेमस यहाँ पे क्यों है ये, एक देखिए नाम दिया गया है केबन काइज। ये क्या है कि नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं, समझेंगे क्या होता है, जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम यहाँ पे है केबन केज। ये स्वीडन में स्थित है। जो एरिया है किरूना वाला, वहाँ पे ऑरोरा भी देखने को मिलता है, देखेंगे क्या होता है। और कहता है कि मिडनाइट सन के लिए वो फेमस है। अब देखिए अब हम आते सीधे यहाँ पे, देखिए ऑरोरा ये होता क्या है, तो नेचुरल लाइट डिस्प्ले इन स्काई, ठीक है। स्काई में नेचुरली कुछ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स दिखते हैं हमें, उसको बोलते हैं ऑरोरा बेसिकली लेमैन टर्म्स में। तो हाई लैटिट्यूड जहाँ भी जो पोल के आसपास जो एरियाज लाइक आर्कटिक हो गया एंटार्क्टिक हो गया, इसके आसपास जो एरियाज है ना वहाँ देखने को मिलता है। क्यों पोल पे ही क्यों मिलता है, देखिए कहता है हम जानते हैं सन क्या करता है, कॉन्स्टेंटली एमिट्स स्टीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम सोलर स्टॉर्म सोलर विंड भी कहते हैं, ठीक है। वो सन करते रहता है, वो रिलीज़ करते रहता है। तो जब वो धरती के संपर्क में आते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है उससे वो इंटरेक्ट करते हैं। अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि पोल वाला जो हमारा क्षेत्र है ना, अर्थ है, ये दोनों पोल्स हैं, जो हमारा पोलर एरिया होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि जो सोलर स्टॉर्म वाले जो विंड्स हैं ना वो किधर मुड़ जाते हैं रिगार्डिंग पोलर एरियाज़, क्योंकि पोलर एरियाज़ में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। वो स्टॉर्म्स क्या करेंगे, सोलर स्टॉर्म्स क्या करेंगे, कोलाइड विद गैसेस इन अपर एटमॉस्फेयर। सबसे पहले क्या होगा, सन है वो सोलर विंड रिलीज़ कर रहा है, वो सोलर विंड सोलर स्टॉर्म धरती से के कांटेक्ट में आते हैं। सबसे पहले किससे टकराएंगे, वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड से। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है पोलर एरिया में काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो वो धीरे धीरे ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स पोलर एरियाज़। अब वहाँ पे क्या होगा, पोलर एरियाज़ में क्या होगा, जो वहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ से वो टकराएंगे और ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है। काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, नेचुरली ये होता है। अब देखिए एक देखिए शब्द दिया गया लैपलैंड रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सामा करिए। लैपलैंड रीजन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ देखिएगा स्वीडिश लैपलैंड दिख रहा है ना, स्वीडिश लैपलैंड। तो व्हाट इज लैपलैंड, अब देखते हैं हम। नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ यूरोप, यूरोप का जो कंटिनेंट यूरोप है उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है, उत्तरी एरिया,
उसको कहते हैं लैपलैंड रीजन। तो बेसिकली 4 कंट्रीज इसमें आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया। ठीक है, तो हाँ, कहते हैं कि स्वीडन एक मोनार्की है क्या, तो हाँ है, बट इसका डिफरेंट थोड़ा एस्पेक्ट है कि यहाँ पे संविधान भी है, पार्लियामेंट भी है, मोनार्की भी है। संविधान भी है, पार्लियामेंट भी है, मोनार्की भी है। ठीक है, एक चीज़ और देखना है, यहाँ देखिए, हाँ नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या है, हमने देखा था कि केबन केस जो माउंटेन है वो नॉर्डिक कंट्रीज़ में हाईएस्ट पीक माना जाता है। यहाँ देखिएगा, ये कुछ नाम दिए गए हैं, इनको इनके ग्रुप को कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। ठीक है, तो जो स्वीडन है ना, नॉर्डिक कंट्रीज़ का पार्ट भी है, लैपलैंड क्षेत्र का भी ये पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो एक और चीज़ देखा हमने कि जो स्वीडन में जो क्षेत्र है किरूना वाला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड आयरन ओर का माइन वहाँ पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट एक आर्टिकल है, इसमें केरला में चूँकि बच्ची की डेथ हो जाती है, इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आया था। तो उसमें कहता है कि एक अमीबा है, नेगलेरिया फ्लोरी। नेगलेरिया फ्लोरी एक नाम किसका है, अमीबा का नाम है। इसको बेसिकली ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं हम। ये प्राइमरी कहता है कि मेनिंजो एंसेफ्लाइटिस नाम है एक कंडीशन का। तो इसका प्राइमरी कॉज क्या है, तो ये अमीबा नेगलेरिया फ्लोवेरी। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स को, यहाँ देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसको हम बेसिकली कहते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एंसेफ्लाइटिस, पैम। इसको कहते हैं पैम, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एंसेफ्लाइटिस। ठीक है, तो इसका पैथोजन क्या है, इसका कारण क्या है, नेगलेरिया फ्लोवेरी। तो बेसिकली जब हम पानी में तैरते हैं, जहाँ पे अच्छे से उसकी साफ़ सफाई नहीं होती है, स्विमिंग करने जाते हैं, ड्रिंकिंग से मतलब पानी पीने से नहीं होगा ये। अगर हम पानी में तैर रहे हैं, हमारे स्किन के कंटेक्ट में आ रहा है ये, तो उससे हमें ये चीज़ हमारे बॉडी में आ सकता है, अमीबा ये वाला। ठीक है, तो कहता है, यहाँ देखिएगा, वही कहता है कि एन फ्लावेरी क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वार्म वाटर फ्रेश वाटर सॉइल में रहता है ये, और अप टू 46 डिग्री तक टेम्परेचर ये झेल सकता है। ठीक है, बेसिक इसका मतलब सबसे ज़्यादा सोर्स कहाँ पाया जाता है, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, स्विमिंग पूल्स हो गया, सर्फ पार्क, जहाँ पानी का मात्रा कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे ही इजीली मिल जाता है। अब देखिए, नोज़ कहते हैं कि जब हम तैर रहे होते हैं तो इसमें बताया है कि अभी तक कुछ चीज़ें श्योर नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जिस पॉन्ड में, जिस लेक में बच्ची वो तैर रही थी, वहाँ अदर चिल्ड्रन भी थे, तो उनको कुछ नहीं होता है, स्पेशली उस लड़की को ऐसा हो जाता है। तो इस पर अभी उतना पता नहीं है हमें। तो कहता है कि बेसिकली स्विमिंग जब करते हैं हम, जब पानी गंदा होता है, उस केस में हमारे नाक के माध्यम से क्या हो जाता है, ये जो अमीबा है वो हमारे बॉडी में चला जाता है और हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, पानी पीने से नहीं जाता है ये। ठीक है, अब देखिए सिम्टम्स बता रहा है, हेडेक, फीवर, नोजा, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, सीजर, ये सब कुछ सिम्टम्स है इसके। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये इसको देख लीजिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये। कैन नॉट कम फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से ये चीज़ नहीं होगा आपको। ठीक है, नाक के माध्यम से जाना चाहिए। फिर कहता है कि ये काफ़ी, यहाँ देखिए फैक्ट दिया गया था यहाँ पे कि अभी तक 1965 से देखा जाए तो सिर्फ 500 केसेस मिले हैं रिगार्डिंग दिस बीमारी। ठीक है, सिर्फ 500 केसेस हैं। तो केरला में ऐसा क्यों पाया गया है, तो यहाँ पे कहता है केरला में क्या है ना कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम एक कंडीशन है, जिसका टेस्ट काफ़ी ज़ोर शोर से चलते रहता है। तो पैम जो है ना, पैम जो ये बीमारी, ये जो यहाँ देखिएगा, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एंसेफ्लाइटिस जो है, ये जो कंडीशन क्रिएट करता है वो सिमिलर टू किससे है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। तो जांच तो इसकी हो रही थी, लेकिन पता चला कि ये कंडीशन पैम का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है रिगार्डिंग फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन हमने कल भी देखा था, कल के लेक्चर में, कि जब इथेनॉल बनाते हैं हम तो बेसिक उसका प्रोसीजर क्या होता है, फर्मेंटेशन। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि चॉकलेट जब बनता है ना, चॉकलेट का जो फ्लेवर होता है तो डिफरेंट तरीके का होता है, कहीं नटी फ्लेवर है, कहीं फ्लावरी है। तो वो जो फ्लेवर में चेंजेस होते हैं, डिफरेंसेस रहते हैं, उसका मेन कारण क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए कहता है यहाँ पे हाँ, की फैक्टर्स कहता है दैट इन्फ्लुएंस द फ्लेवर ऑफ चॉकलेट। तो पीएच, टेम्परेचर, माइक्रोबियल स्पीशीज इन फर्मेंटेशन। तो कौन से जो माइक्रोब्स हैं उनके कारण फर्मेंटेशन हो रहा है, उससे क्या होगा, उसके टेस्ट पे, स्वाद पे असर पड़ता है। देखिए, तो व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, बेसिक साइंस क्या है, कहता है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो बेसिकली शुगर कंपाउंड होते हैं ना, उनको सिंपलर फॉर्म से तोड़ना
उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो कौन तोड़ता है, यहाँ देखिएगा, माइक्रोब्स तोड़ेंगे, बेसिकली बैक्टीरिया एंड फंगी, बस और कुछ नहीं, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। फंगी में भी दो टाइप्स के, यीस्ट एंड मोल्ड्स, ओनली यीस्ट एंड मोल्ड्स, ठीक है। तो फर्मेंटेशन करने वाले माइक्रोब्स कौन से होते हैं? अगर माइक्रोब्स की बात करी जाए, अदर तरीका भी होता है, बट अगर माइक्रोब्स की बात की जाए तो ओनली बैक्टीरिया एंड फंगी, फंगी में भी यीस्ट एंड मोल्ड, ठीक है। तो अब कहता है कि ये कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। ये बेसिकली एन एरोबिक कहते हैं ब्रेकडाउन इसको, ठीक है। तो जब देखा जाए कि जो माइक्रोब्स हैं वो O2 की कमी में, उसके एब्सेंस में, अगर जो टफ जो कंपाउंड है हमारे, उनको तोड़ के सिंपल फॉर्म में ला रहे हैं, जिससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, CO2 रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, यहाँ देखिए, ककाओ ट्रीज़, ये ट्रीज़ क्या है? जिनसे कि हम कोकोआ बीन्स को निकालते हैं, ठीक है। एक प्रोसीजर दिया गया है इसमें, किस तरह से बीन्स को निकालते हैं, वुडन बॉक्स में रखा जाता है, इसको ड्राई किया जाता है, वो सब है हमारे काम का नहीं। अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे कहता है कि जब जो जहाँ बात करते हैं प्रीमियम चॉकलेट्स जो काफ़ी महंगे होते हैं, उसकी बात करी जाए, तो उसमें कहता है कि हम मतलब जो ग्रो करते हैं, जो बनाते हैं उसको, उनका कहना है कि जब फर्मेंटेशन होता है तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब हम खुद से यीस्ट या कोई मोल्ड नहीं डाल देते हैं, आर्टिफिशियली कुछ उसमें इनपुट नहीं करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं ताकि नेचुरली कहता है कि बिना एडिंग स्पेसिफिक माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स उसमें आना है खुद ही आ जाएगा। तो इसमें कहता है कि वो टोटली स्पॉन्टेनियस होता है, टोटली अनकंट्रोल्ड होता है। तो जिस एरिया में, ज़रूरी नहीं कि हर माइक्रोब्स हर एरिया में मिले जाएं, तो जिस एरिया में हम बना रहे हैं शुगर को, वहाँ पे हो सकता है सर्टेन टाइप ऑफ, अगर ए टाइप ऑफ फंगी है, बी टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, तो वही इन्वॉल्व होगा। अगर हम यहाँ इस एरिया की बात करें, यहाँ पे सी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे डी टाइप ऑफ फंगी है, तो इसका इन्फ्लुएंस होगा। तो एरिया में कहता है कि जहाँ पे हम उसको फर्मेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जो नेचुरली प्रेजेंट माइक्रोब्स होते हैं उनका ही रोल होगा। इसीलिए एरिया वाइज, प्लेस टू प्लेस जो है चॉकलेट बनता है, उसके नेचुरल फ्लेवर्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहता है बेसिकली 5 बैक्टीरिया एंड 4 फंगी। तो इस रिसर्च में सामने आया था कि बेसिकली 5 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, 4 प्रकार के फंगी हैं, जिनको अगर हम जो मतलब जैसे जिनको, जैसे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे ये देखिएगा कि अभी तक तो पता था नहीं कि बेसिकली क्या हम ऐड करते हैं। अगर हमको पता चल गया है कि 5 टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, 4 टाइप ऑफ फंगी है, इनको ऐड करने से जो चॉकलेट का जो स्वाद है वो काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे मार्केट वैल्यू उसकी इंक्रीज़ कर सकती है। तो जो लोग गरीब, जो उसके उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी ऐसे बैक्टीरिया को, फंगी को अपने सिस्टम में ऐड करके जो चॉकलेट्स है उनके टेस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कहता है ना कि रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स, मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स, ये होता क्या है? तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, बट हो सकता है आप लोग इसे कंफ्यूज कर जाओ, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं। ऐसे लिस्ट जहाँ पे वोटर्स का नाम दिया जाता है, उनकी इमेज रहती है, ठीक है। तो उसको बनाता कौन है? ECI बनाएगा, उसी का पूरा सब कुछ उसको करना होता है, उसको ये चेंज भी करते रहता है। अगर हमें अपना एड्रेस चेंज करना है तो ये अपडेट हो जाएगा, अगर किसी के नाम को हटाना है, किसी को जोड़ना है, ठीक है, उसके लिए ये, इसको धीरे धीरे हम हर साल कह सकते हैं, इसको हम धीरे धीरे अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है, वही कह रहा है कि व्हाट आर इलेक्टोरल रोल्स, तो लिस्ट ऑफ हु इज़ एंड हु इजंट अलाउड टू वोट इन इंडिया, जिसका भी नाम उस रोल में रहेगा, इलेक्टोरल रोल में, वोटर लिस्ट में रहेगा, वही वोट करने के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूअसली अपडेटेड, हमने देखा कि नाम बदलना है, पता बदलना है, या फिर कोई मर गया, किसी को नया नाम ऐड करवाना है, तो इसको हमेशा ये धीरे धीरे अपडेट होते रहता है, ठीक है। तो इसको कौन करता है? तो EC, इलेक्शन कमीशन के अंदर का ये होता है। लेकिन अगर देखा जाए ग्रास रूट लेवल पे कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स। तो सुपरविजन किसका रहता है? ECI का। लेकिन अगर देखा जाए एक्चुअली कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली बात की गई है कि EC हैज़ एक्सेस टू फुल रिपोजिटरी ऑफ डाटा, जितना भी डाटा होता है, आपका फ़ोटो, आपका नाम, आपका पता, सब कुछ उसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि एक एस्पेक्ट बताया गया है कि एक प्राइवेसी का हनन भी हो सकता है इससे। देखिए सेकंड क्या कहता है, जो EC क्या करता है, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, मेक दिस डेटा एक्सेसिबल बाय मेकिंग इमेज PDF फाइल्स
अवेलेबल और बाय हैंडिंग आउट प्रिंट आउट्स टू पॉलिटिकल पार्टीज़। ये देखिए फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो जनरली ईसी क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, या तो प्रिंट आउट के फॉर्म में या इमेज पीडीएफ के फॉर्म में, ये ऐसा पीडीएफ फॉर्म जिसमें हम इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि पीडीएफ के फॉर्म में, प्रिंट आउट के फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया जाता है एंड जनरल पब्लिक के पास भी होता है, लेकिन जो प्रिंट आउट हम पार्टीज़ को देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसमें इमेज नहीं होता है, ठीक है। देखिए वोटर रोल्स इंक्लूड अ फोटो ऑफ ऑल वोटर्स बट फोटो इज नॉट इंक्लूडेड इन द इमेज पीडीएफ फाइल्स दैट ईसी हैज़ ऑन इट्स वेबसाइट, ठीक है। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जाती है उसमें आपका चेहरा नहीं होता है, ठीक है, बस नाम रहता है, ओके। यहाँ देखिए केस दिया गया है, यहाँ पे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी किसी केसेस में ऐसा कह रखा है कि ईसी ठीक है ऐसा करता है बट कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको मजबूर कर सको, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल सके कि तुम मेरे को यहाँ का वोटर लिस्ट दे दो, क्योंकि आप उसको गलत तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक टर्म में कहता है अनसर्चेबल पीडीएफ इनटू एनालाइजेबल फॉर्मेट। तो एक कहता है कि जिस फॉर्म में ईसी अपने पास रखता है, जिस पीडीएफ के फॉर्म में जो इलेक्शन कमीशन अपने पास रखता है उसको बोलते हैं अनसर्चेबल पीडीएफ। वो सिर्फ पीडीएफ रहेगा, लेकिन उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक टूल है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में, जिसमें कि हो देखिए इसका मतलब क्या है ना कि जैसे पीडीएफ एक हमारे पास है, कहीं कहीं देखोगे आप ऊपर में सर्च वैसा एक आइकन दिया रहता है जहाँ पे कुछ नाम डालोगे आप, उतना टाइप करोगे आपको वो उसमें से बता देगा कि कहाँ कहाँ किस किस पेज में नाम ये दिया गया है। तो उस फॉर्म में ईसी नहीं रखता है। तो इसमें कहता है कि अगर आप ईसी से उस प्रिंट आउट को मांगते हो, उस पीडीएफ को मांगते हो, तो बेसिकली आप ईसी को मत बोलो ये चीज़, उस कमीशन को मत बोलो कि आप उस अनसर्चेबल पीडीएफ को सर्चेबल पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमको दे दो, क्योंकि वो काफ़ी रिसोर्स एक्सटेंसिव होता है, काफ़ी खर्चा लगता है। तो बेसिकली बात यही थी इसमें कि राहुल गांधी साहब हमेशा बोलते रहते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो ड्रामा चलते रहता है हमेशा। तो एक नया कॉन्सेप्ट लगा कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स क्या हो सकते हैं, तो वही हैं कि जिसमें हम अगर सर्च आइकन जहाँ दिया रहे, हम सर्च का नाम डालें, उसमें कुछ भी हमें मतलब लंबा सर्च नहीं करना पड़े, हम नाम डालें उस आइकन में, हमको जो नाम चाहिए वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो अनसर्चेबल फॉर्म में पीडीएफ रखता है अपने पास। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मांगती है, कुछ चाहिए होता है, तो कहा जाता है कि एक तो मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि अगर मांग रहा है पार्टी कोई तो आप दे ही दो उसको, नहीं। सेकंड कहता है कि वो जो पीडीएफ मिलता है वो अनसर्चेबल स्टाइल में ही दिया जाएगा, आपको कन्वर्ट करना है, क्या करना है खुद से कराते रहो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ शॉर्ट न्यूज़ दिए गए हैं। तो पहला कहता है इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है, सिंपल सा न्यूज़ है ये। तो हमारे काम का क्या है, तो अग्नि 5 क्या है भाई, तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ठीक है। इसको कहाँ पे टेस्ट करा गया है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ है, चांदीपुर उड़ीसा, ओके। तो ये बेसिकली इंडिजीनियसली भारत में ही इसको विकसित किया गया है। ये इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है, मतलब 5000 किलोमीटर, समझ रहे हो, किसी भी कंट्री में जो भी इस रेंज में आएंगे वहाँ पे चला जाएगा ये। इसको डीआरडीओ ने डिज़ाइन करा है। अब देखो एक न्यूज़ और थी रिगार्डिंग वोहरा कमेटी, ये बार बार न्यूज़ में रह रही है। तो इसमें कहता है कि 1993 में इसको लाया गया था टू एनालाइज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ओके। जस्टिस हेमा कमेटी न्यूज़ में क्यों है, तो ये बेसिकली केरला सरकार ने इसको बनाया था रिगार्डिंग इश्यूज फेस्ड बाय वेमेन इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो एग्ज़ाम में दे सकता है कि इसको केंद्र सरकार ने बनाया, तो नहीं, जो जस्टिस हेमा कमेटी है ना, इसको बेसिकली केरला की सरकार ने बनाया था कि जो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो वेमेन हैं उनको कैसे कैसे इश्यूज फेस करने होते हैं। एक देखिए टर्म दिया गया है बाई स्टेबिलिटी, ये भी न्यूज़ में रह रहा था। तो एक सिस्टम है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम भी, कुछ भी सिस्टम हो जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे, सिस्टम इन विच टू डिस्टिंक्ट स्टेबल स्टेडी स्टेट्स, ओके। कहता है कि जहाँ पे दो सेपरेट स्टेबल स्टेडी स्टेट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कहता है कि एक कोई चीज़ है ना, वो कहता है कि दो तरीके से स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, आप उनको सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। मतलब बाई स्टेबिलिटी का मतलब है कि स्टेबिलिटी तभी आएगी जब वो दो डिस्टिंक्ट स्टेबल स्टेट्स में पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो एक टर्म है सनराइज सेक्टर्स, व्हाट इज सनराइज सेक्टर्स, तो वैसे इंडस्ट्रीज जो कि नए हैं, जो कि इमर्जिंग हैं, उनको बोलते हैं हम सनराइज सेक्टर्स। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक देखिए नाम था मंगल वन बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ है, केरला में। मंगल वन बर्ड सेंचुरी कहाँ है, केरला में।
एक देखिए स्पीशीज न्यूज़ में था ब्राउन पाम सिवेट। ब्राउन पाम सिवेट, इसको हम जेरडॉन्स पाम सिवेट भी कहते हैं। ये बेसिकली एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स के अलावा कहीं भी पाए नहीं जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना ये जो 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 सिवेट है ना, बेसिकली सिवेट जो है, सिवेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो ऐसा कुछ अनकॉमन नहीं है, मिलता है हर जगह। लेकिन जो स्पेसिफिकली ब्राउन पाम सिवेट है वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट से पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे चर्चा करी गई है रिगार्डिंग सेडिशन। ठीक है, ये टर्म काफ़ी हमेशा न्यूज़ में रहता है, आपने पॉलिटी में इसको पढ़ा भी होगा। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ये देखिएगा, इसमें दो केसेस की बात करता है। फर्स्ट कहता है ना, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का केस का देखिए चर्चा करी गई है, केदारनाथ सिंह केस। ये कब आया था? 1962 में। तो केदारनाथ सिंह केस कब आया है? 1962 में। तो प्रीलिम्स में दे सकता है कि ये केस किसके रिगार्डिंग है, और मेंस में आप इसको आंसर लिख सकते हो। तो कहता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस केस में कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, कहता है कि आप कितना भी हार्श बुराई क्यों ना करो गवर्नमेंट का, वो सेडिशन देशद्रोह का में नहीं आएगा वो। तो इसका मतलब है कि सरकार की बुराई करना इज़ नॉट इक्वल टू सेडिशन। सेडिशन का मतलब ये कभी नहीं है कि आप सरकार को आप कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते हो, उसका हार्श बुराई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली 124A सेक्शन है आईपीसी का, जिसके तहत इसको डिफाइन किया जाता है। ये पूछ सकता है कि सेडिशन जो है उसको डिफाइन कहाँ पे किया गया, संविधान में है, कोई अदर चीज़ें तो नहीं। हमारा बेसिकली जो इंडियन पिनल कोड वाला एक्ट है उसके सेक्शन 124A में इसको डिफाइन करा गया है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि जो हम जानते हैं 23 में आया था ना भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी इसको कहता है सेडिशन शब्द तो नहीं रखा गया है, बट एक शब्द दिया गया है देशद्रोह, मतलब राजद्रोह। कहता है ना कि एक्चुअली ऐसा कोई शब्द उसमें है नहीं, बट कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जहाँ पे कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी को आप अगर क्षति पहुँचाते हो तो आप पे ऐसे प्रोविजंस को, ऐसे केसेस को आप पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वही कह रहा है, यहाँ देखिएगा कुछ फैक्ट्स देखिए। कहता है सेडिशन क्या है, ओरिजिनली कहाँ से लाया गया है इसको। तो बेसिकली हम जानते हैं ब्रिटिश इसकी हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, बट भारत की बात करी जाए यहाँ पे 1837 में थॉमस मैकॉले ने इसको मतलब ड्राफ्ट किया, एक कॉन्सेप्ट लेके आया कि इंडिया में भी इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, लेकिन जब 1860 में हमारा आईपीसी आता है तो इसको उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं हम। जब 1860 में आईपीसी को लाया जाता है उस टाइम पे हम इस शब्द को, इस प्रोविज़न को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कब इंक्लूड होता है, यहाँ देखिएगा 1870 में इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अमेंडमेंट के थ्रू। तो कौन सा सेक्शन है? 124A, वही सेक्शन है जिसमें कि अच्छे से डिफाइन किया गया है व्हाट इज सेडिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था केदारनाथ सिंह केस में कि अगर हम सरकार की बुराइयां करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम देशद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आज के लिए देखिए इतना ही है, अब हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।